हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी जो एक्सरसाइज 5.2 थी उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करा दी है। और इसको जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस पूरा कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब जो हमें स्टार्ट करना है वो यहाँ से करना है 11th से। ठीक है, 11th क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है। और इससे पहले एक्सरसाइज 5.2 तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में स्टार्ट की थी, और उससे भी पहले वाली वीडियो में हमने ये वाला कॉन्सेप्ट जो था nth टर्म ऑफ एन एपी, जो ये रहा। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी का क्या होता है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका जो ये वाला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो ये वाला हम फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने इस एक्सरसाइज में 5.2 में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है आपका। तो हमने इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए और अब हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था डिस्कस। ठीक है, तो ये तो पहले की बात हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11 से। तो मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ एक बार, जस्ट 1 सेकेंड यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट हाँ, ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक जस्ट सेकंड। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 हम कर रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें तो फुल पेज, एक सेकंड रुको। बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। इसमें व्यू में एक बार ठीक है, तो हमारा एक 2 मिनट रुको बस। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हम ये कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या। सो क्वेश्चन में है कि विच टर्म ऑफ द एपी दिस। तो ये आपको एक एपी दी हुई है। ठीक है, तो हमसे पूछे कि इस एपी की कौन सी टर्म जो होगी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अच्छा, तो क्वेश्चन को समझो क्या बोला है। इस एपी में ऐसा कौन सी, विच टर्म ऑफ द एपी, इसकी कौन सी जो टर्म होगी इस एपी की जो 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से। ठीक है, तो अब आपको एक एपी दे रखा है 3, 15, 27 और 39। ठीक है, आपको एपी दे रखा है 3, 15, 27 और 39। ओके, 3, 15, 27 और 39 ये आपको एक एपी दे रखा है। अब आपको बताना है इसकी कौन सी टर्म होगी जो 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से। ओके, सो अब आपको मतलब एक ऐसी टर्म निकालनी होगी जो पहले तो इसकी 54th टर्म होगी कौन सी। ठीक है, इसकी विल बी 132 मोर देन इट 54th टर्म। तो सबसे पहले तो 54th टर्म ही निकालोगे। तो सबसे पहले इसमें जो मेन चीज है वो देख लेते हैं हम क्या, कि यहाँ पर a जो है वो 3 है, d क्या हो जाएगा आपका a2 माइनस a1। ठीक है, d जो आपका 15 माइनस 3 हो जाएगा विच इज 12। ठीक है, तो d आपका 12 आ गया। a आपका दे रखा है ये, और आपको n बोला आपको 54। ठीक है, 54th टर्म निकाल लेते हैं पहले। तो हमें पता है वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये तो हमको पता है। हमारे को a की 54th टर्म, इसकी 54th टर्म क्या होगी एपी की वो चाहिए। सो a प्लस यानी 3 प्लस 54 माइनस 1 d है आपका क्या 12।
तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 53 इंटू 12। तो 53 इंटू 12 को आप मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा आपको। तो ये कितना होता है 53 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 प्लस 2, ये शॉर्ट फॉर्म होती है करने की। तो ये हो जाएगा 530 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6 एंड 2 5 10, तो विच इज 636। यहाँ पर 53 इंटू 12 होता है 636 और ये 3 इसमें ऐड कर दोगे तो 639 आपका 54th टर्म हो जाएगी। तो अब आपको बोला है 54th टर्म से 132 ज़्यादा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप देखो 639 में 132 ऐड करके तो आपका क्या आएगा 9 10 11 और 3 3 6 उसका एक 7 6 और 7, तो 771, यानी 639 में आप 771 प्लस कर दो तो आपका ये बनता है। तो ऐसी कौन सी टर्म होगी जो 132 ज़्यादा होगी, यानी ऐसी कौन सी टर्म होगी जो 771 होगी। ओके, सो अब यहाँ पर इसको आप क्या ट्रीट करोगे, ये आपका an बन जाता है। तो अब आपको यहाँ पे an दिया हुआ है 771 और अब आपको n निकालना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो अगर हम देखें कि हमारा a तो आपका 3 ही था और d आपका 12 था, ठीक है। an आपका 771 है, ये a जो है आपका 771 और आपको n फाइंड आउट करना है। ओके, सो हमारे को फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो आपका an है आपका 771 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 d है आपका 12। तो ये हो जाएगा 771 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 12 n माइनस 12। तो ये हो जाएगा आपका इसको सॉल्व कर लोगे तो 771 इज इक्वल्स टू 12 n माइनस 12 n माइनस 9। तो आपका 12 n इज इक्वल्स टू, ये प्लस में हो जाएगा 771 प्लस 9 इज इक्वल्स टू वॉट 780। सो आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 780 बाय 12। इसको आप करोगे तो 12 6 72, 12 6 72, ठीक है। तो यहाँ पे 6 एंड 72 तो 60, 12 5 60, ठीक है। तो n की वैल्यू 65 आएगी आपके, आई थिंक, ठीक है। तो n आपका यहाँ पे 12 6 72 और हाँ 12 है, तो n की वैल्यू आपकी यहाँ पर आई क्या 65। तो यानी आपकी 65th टर्म जो होगी वो एक ऐसी टर्म होगी जो 54th टर्म से बड़ी होगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखाओगे, सो वी कैन से दैट our 65th term of this AP, मतलब इस AP की 65th टर्म जो ऐसी टर्म है, we can say that our 65th term of this AP is 132 more than 54th टर्म, ठीक है। तो AP की जो 65th टर्म है वो ऐसी टर्म है जो 132 ज़्यादा है आपके 54th टर्म से। सो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है और आपका जो आंसर आया है वो यहाँ पर 65 है, ठीक है। आपने यही बताना था कि आपकी ऐसी कौन सी टर्म जो है AP की वो 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म से। तो आपका 65, n की वैल्यू 65 आई है, यानी 65th टर्म जो है AP की वो एक ऐसी टर्म है जो ज़्यादा है। चलो ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन डन हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP आपके कुछ ऐसे हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, सो कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों का। सो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो क्या बोला क्या है कि दोनों AP के जो कॉमन डिफरेंस सेम है आपका, ठीक है। यानी अगर आपका यहाँ पे ये नहीं बोला था कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP भी सेम हो जाएगा, क्योंकि AP सेम फॉर एग्जांपल अगर हम D किसी का 3 ले ले तो ये वाली टर्म 1 फिर 4 फिर 7 फिर, ठीक है, फिर ये ऐसे भी हो सकती है और बाकी 3 से भी स्टार्ट हो सकती है, 3 6 9 12, ठीक है। तो इधर भी आपका एक AP फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, एक AP ये हो गई और एक AP ये हो गई। तो दोनों के अंदर अगर आप देखो तो D 3 है, ठीक है। ये एक ऐसी AP जिसमें दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है बट दोनों AP अलग अलग है। तो क्या बोला गया कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। जो डिफरेंस है दोनों की 100 टर्म का वो 100 है। तो हमको बताना है जो 1000 टर्म होगी AP की उसमें क्या डिफरेंस होगा। ओके, सो एक बार इसको मिटा लेते हैं।
ठीक है, सो अब हम यहाँ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका, आपके दो कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल एक एपी ले लेते हैं हम, जो फर्स्ट एपी है, अभी हम यहाँ पे बात जो कर रहे हैं वो फर्स्ट एपी की कर रहे हैं। फर्स्ट एपी में जो फर्स्ट टर्म है हम उसको A1 ले लेते हैं, ठीक है, या हाँ A1 ले लेते हैं। जो फर्स्ट टर्म होगी ना, आपको ये पता है A क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ। जो आपका ये फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है, फॉर एग्जाम्पल वो A1 है, ठीक है। सेकेंड टर्म ऐसे A2, थर्ड टर्म A3, तो आपको पता ही है फर्स्ट टर्म A1 एंड जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका D, ठीक है। तो आपका कॉमन डिफरेंस D ही ले लिया मैंने और फर्स्ट टर्म A1 ले ली। ओके, सो हमारा और जो सेकेंड एपी है उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो आपका B1 है और आपका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो वो हम D ले सकते हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म दोनों की अलग हो सकती है तो हमने A1 और B1 ले लिया है दोनों का, ठीक है। तो अब बोला गया है कॉमन डिफरेंस सेम है आपका, और दूसरा चीज ये बोली गई थी कि आपका 100th टर्म का डिफरेंस दोनों का 100 है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो डिफरेंस है ऑफ 100 डिफरेंस, मैं लिख देती हूँ, डिफरेंस ऑफ 100th टर्म ऑफ बोथ एपी इज 100, यानी जो 100 टर्म है दोनों की, जो 100 तक टर्म है उनका डिफरेंस 100 है। ओके, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A100 माइनस B100 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने A100 को माना है कि A100 बड़ा है, कोई भी बड़ा हो सकता है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि आपका B100 भी बड़ा हो सकता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने A100 को ही बड़ा लेकर चलिए कि A100 माइनस B100 इज इक्वल्स टू 100, यानी 100th टर्म जो है इस एपी की और 100th टर्म इस एपी की का जो दोनों डिफरेंस है वो 100 है। अब आप इसको खोल के लिख सकते हो, आपको ये वाला फॉर्मूला पता ही है कि AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। अगर आपको A100 लिखना है तो ये हो जाएगा A प्लस 100 माइनस 1 क्या होता है 99D, और B100 को आप क्या लिखते हो B प्लस 99D, ठीक है। तो आप यही चीज यहाँ पर दोनों में लिखोगे, A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D, इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D, ठीक है, माइनस B माइनस का 99D इज इक्वल्स टू 100। तो आपका ये प्लस का 99D और माइनस का 99D कट जाएगा, तो आपको क्या बताया गया है, A माइनस बी इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो ये आपका जो यानी फर्स्ट टर्म का जो दोनों का डिफरेंस है वो 100 है। अब आपसे पूछा गया है कि आपका 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। सो हमसे पूछा गया है A 1000 माइनस B 1000 का डिफरेंस क्या होगा। A 1000 को क्या लिख सकते हैं हम, मैं यहीं पे बता देती हूँ। A 1000 क्या होगा आपका A प्लस N माइनस 1, तो 1000 माइनस 1 इज 999D, एंड B 1000 क्या हो जाएगा आपका B प्लस 999D, ठीक है। तो A 1000 इज A प्लस 999D माइनस ये हो जाएगा B प्लस 999D। तो आप इसको सॉल्व करोगे, A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके वैल्यू क्या आई A माइनस B। तो आपका A माइनस B आपको यहाँ पता है, ठीक है। सो फ्रॉम A माइनस B क्या है आपका 100, तो इसका आंसर भी आपका 100 ही आएगा। 1000th टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी 100 आएगा। सो आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1, जो आपकी इक्वेशन 1 है आपने लिखी रखा है A माइनस बी आपका 100 है, और यहाँ पे भी एंड में A माइनस बी आया तो A माइनस बी आपको पता है 100 है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सो द डिफरेंस बिटवीन
100,000. So the difference between 1,000th term of both APs is क्या 100. ठीक है, सो ये आपका आंसर आया था. सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा. सो क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर. क्या है क्वेश्चन नंबर 13 आपका? ये डन हो गया. अब ये वाला देखते हैं. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. अब आपको बताना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स जो आपके 7 से डिविजिबल हैं. ओके, सो अब देखो 3 डिजिट नंबर है तो स्टार्टिंग आपकी अगर आप करोगे तो मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7 starts with, किससे स्टार्ट होंगे? 7 से डिविजिबल हो तो आपका जो 3 डिजिट नंबर होगा, सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं. सबसे पहला 3 डिजिट नंबर होगा आपका 100. बट क्या 100 आपका 7 से डिविजिबल है? तो जब आप इसको 7 से करोगे तो 7 1 जा 7 एंड 30, तो ये आपका डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे करोगे तो 7 1 जा 7 आएगा. ठीक है, और ये आपका बचेगा 3 और ये 30, तो 7 4 जा 28. ठीक है, तो 28 से नहीं आएगा, 101 लोगे तो यहाँ पर तब भी 31 आएगा. तो नेक्स्ट नंबर जो 28 के बाद होता है 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35, यानी आपका 105 एक ऐसा नंबर आएगा जिसको आप करोगे तो यहाँ पर 35 आ जाएगा एंड ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा. तो स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होगी? 105 से. तो मैं ये सब रब कर देती हूँ. ठीक है, तो द 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7 स्टार्ट्स विद 105. ठीक है, तो 105 से होंगे एंड एंड विद. अब आपका जो 3 डिजिट नंबर एंड होता है वो 999 पे एंड होता है. बट क्या 999 आपका नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो? तो जब आप देखोगे तो 7 1 जा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और फिर यहाँ पे 29, तो 7 4 जा 28, फिर आपका यहाँ पे बचेगा 19. तो 7 का जो मल्टीपल होता है 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21. तो यहाँ पर 14 होगा, 7 2 जा 14 होगा, तो आपका नंबर डिविजिबल हो जाएगा. तो यानी 999 को जब आप करोगे तो यहाँ पे 7 1 जा 7 एंड यहाँ पे 2 9, यहाँ पे 28, 7 4 जा 28, यहाँ पे 1 बचेगा एंड यहाँ पे 14. तो 7 2 जा 14 आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. एंड जो लास्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा वो 994 होगा. फिर जब आप इसमें 7 ऐड कर दोगे तो ये जो नंबर होगा वो 1001 हो जाएगा, जो नेक्स्ट नंबर होगा 7 का मल्टीपल. बट ये क्या है? ये एक 4 डिजिट नंबर है, तो ये आप इसको नहीं ले सकते. तो आपका जो लास्ट नंबर होगा वो 994 होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको रब करके. ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7 स्टार्ट्स विद 105 एंड एंड विद 994. सो अब हम यहाँ पर एपी के लिए थोड़ा बहुत चीजें लिख लेते हैं. सो वी नो दैट, ये यहाँ पे पहले हाँ चलो ये लिख लेते हैं. सो वी नो दैट क्या ए आपका 105 हो गया. ठीक है, डी आपका 7 हो गई और ए एन आपका 994 होगा. तो अब आपको पता, अब ये एक एपी बन रहा है ना, तो इस एपी में कितने टर्म्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, तो आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो आपको तो फॉर्मूला पता ही है क्या, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. और आई थिंक ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं जहाँ पे यहाँ पे 7 की जगह 3 था. ठीक है, तो ऐसा वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले. तो ए एन क्या हो जाएगा? 994 इज इक्वल्स टू ए प्लस यानी 105 प्लस एन माइनस 1, वो हमको पता नहीं है, एन तो हमें निकालनी है, एंड डी इज 7. ठीक है, सो 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस 7n माइनस 7. सो 994 इज इक्वल्स टू 105 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 8 फिर 98 होगा. 98 प्लस 7n. ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ इसको. नेक्स्ट अब 7n को इधर ही रखेंगे, 98 उधर चला जाएगा माइनस में, तो 994 माइनस 98 अगर आप कर दो तो कितना आ जाएगा? 8 9 10 11 12 13 14, तो 6 आपका, और ये बचा 8 में से 9 गए 9 एंड ये 896. ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 896 डिवाइड बाय 7. तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 7 1 7
एंड 19, 7 2 14, 14 और कितना हो जाएगा, 14 हटा दो तो 56, 7 8 56। तो n की वैल्यू आपकी 128 आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पे आपकी टोटल 128 टर्म्स होंगी जो 7 से डिविजिबल होगी। सो आप यहाँ पे लिखोगे कि देयर आर टोटल 128 टर्म्स, there are total 128 terms which are divisible, there are total 128 terms which are divisible by 7। ठीक है, सो आपका इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 अब हम डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका, ठीक है। सो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सो देखो वही सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया था कि 3 डिजिट नंबर है, तो आप 3 डिजिट नंबर यानी स्टार्टिंग आप 100 से सोच रहे थे कि 100 से आगे क्या हो गए, और 999 पे आपकी एंड बता दिया कि 3 डिजिट नंबर से स्टार्टिंग है। बट अब यहाँ पे आपको खुद ही एक लिमिट दे रखी है कि 10 और 250 के बीच के आपको मल्टीपल्स फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, सो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250 में आपके 4 के मल्टीपल्स कितने होंगे। तो आप अगर देखो 10 और 250 में, अभी फिलहाल यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो आप पहले थोड़ा बहुत समझते हो अपने माइंड में ही कि वो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, और आपको स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करोगे। सो आपको माइंड में अभी ये रफ वर्क है पूरा, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी और फिर सही से लिख के दिखाऊंगी। सो अभी फिलहाल आप स्टार्टिंग में माइंड में ही सोचोगे कि कौन से 10 और 250 के बीच में से कौन से नंबर्स है जो आपके स्टार्टिंग है 4 के मल्टीपल से। तो अगर आप जब 4 का टेबल पढ़ते हो तो 4 2 8 एंड 4 3 12। तो ठीक है, तो 12 से आपकी स्टार्टिंग होती है 4 के मल्टीपल से। तो आपकी यहाँ इस रेंज में सबसे पहला नंबर होगा 12। फिर अगर आप 250 तक जाओ तो एंड का नंबर कौन सा होगा, तो अगर आप 250 ही देखो तो 4 5 से 20, 4 6 से 24 होता है, विच इज 1 एंड यहाँ पे 0। तो यानी 0 तो नहीं आएगा, तो 250 आपका मल्टीपल नहीं है। तो आपका 250 से पहले अगर आप देखो तो 249। सो अगर आप इसको करो 4 5 से 20 एंड 4 6 से 24, तो यहाँ पे 9 आएगा। तो 9 नहीं होता, 8 होता। तो यानी आपका जो नंबर होगा वो 248 होगा, क्योंकि यहाँ पर जब 8 आ जाएगा तो आपका मल्टीपल हो जाएगा। तो यानी 248 एक ऐसा नंबर है जो आपका डिविजिबल होगा, वो भी लास्ट नंबर है इस रेंज का। ठीक है, तो आपको दोनों नंबर मिल गए अपने 12 और 248। अब आप इसको लिखोगे। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। अब मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे जो नंबर होंगे वो कैसे आप डिसाइड करोगे। ठीक है, सो in this range, टेन से 250 की रेंज में जो, सो इन दिस रेंज 10 से 250 में द स्टार्टिंग नंबर होगा विच इज डिविजिबल बाय 4 इज 12 एंड द लास्ट नंबर इज, जो आपका लास्ट का नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा लास्ट का, वो होगा आपका 248। ठीक है, सो आपने कुछ चीजें आपने आइडेंटिफाई कर ली। क्या, ए इज आपका 12, आपका लास्ट नंबर विच इज एन इज 248, डी तो आपका 4 होगा ही, तो एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो हमको यहाँ पर फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगा दो, आपका एन की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कुछ अलग ही क्या है। ठीक है, तो आपको जब आप एक बार आइडेंटिफाई कर लो ना, क्वेश्चन को समझ लो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप उसको एक बार एनालाइज कर लो, समझ लो, और जब आप सब कुछ क्रैक कर लेते हो तो फिर आपके लिए क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। अब देखो, अब आपको सब चीज़ पता चल गई कि आपका A12 है, D4 है, AN ये है, तो आपको N निकालना है। तो अब आपको कुछ, क्या इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ हार्ड है अब कि बस फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाना है आपको। और क्या वो फॉर्मूला आपने पहली बार लगाया, कितनी बार लगा चुके हो इस एक्सरसाइज में वो फॉर्मूला, सो अब आंसर नहीं आ जाएगा। सो आपका जो मेन टास्क क्या था, वो मेन टास्क यहीं का ही था कि ये सब चीज़ों को एनालाइज करना कि 10 से 250 अगर पूछ रहा है, 10 से 250 के मल्टीपल्स पूछ रहा है, तो पहला नंबर कौन सा होगा, एंड का नंबर कौन सा होगा। ठीक है, डी तो आपको पता ही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस फर्स्ट और एंड का नंबर पूछना होगा, और आपको ये भी
समझना को कि इसमें फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा, ठीक है। अगर आपको अब यहाँ पे पता है कि ये फर्स्ट नंबर निकालेंगे तो हमको ए मिल जाएगा, लास्ट नंबर निकालेंगे तो हमको ए एन मिल जाएगा, डी आपको पता, तो आप इससे जोड़ सकते हो कि इससे रिलेटेड आपका कौन सा फॉर्मूला है, ए एन वाला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपका ये वाला फॉर्मूला आप आराम से लगा दोगे। सो यही स्टार्टिंग का जो इंट्रो पार्ट होता है ना, यही थोड़ा सा आपका टफ पड़ता है, और अगर आपने काफ़ी प्रैक्टिस करी हुई है तो आपको ये भी आसानी से आ जाएगा। ओके, सो हम इसको मिटा लेते हैं। सो वी नो दैट, क्या वही फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो आपका ये यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ए एन क्या है आपका 248, ए क्या है आपका 12, एन आपको पता नहीं है, डी आपका 4 है। तो 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4n माइनस 4। तो 248 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8। तो ये 8 प्लस 4n आपका 248, ये 4n तो यही रहेगा और 8 माइनस हो जाएगा तो ये 240 हो जाएगा और ये 4n बचेगा। तो आपकी n की वैल्यू क्या जाएगी 60, ठीक है। तो आपका 60 आंसर आ गया, तो आप यहाँ पे लिख दोगे। सो देयर आर टोटल 60 टर्म्स इन दिस रेंज। 60 टर्म्स हैं आपकी टोटल इन दिस रेंज 10 से 250 बोला था ना, 10 से 250 की रेंज में। देयर टोटल 60 टर्म्स इन दिस रेंज विच आर डिविजिबल, विच आर मल्टीपल ऑफ 4, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। सो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15। तो हमारा अब जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 15 आएगा। ओके, तो क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs दिस इक्वल। ठीक है, तो क्या बोला, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n, किस वैल्यू n की कौन सी वैल्यू होगी जो nth टर्म होगी उन्हीं दोनों AP की इक्वल होगी। सो क्वेश्चन थोड़ा समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ जाओगे तो आपका आंसर निकालना आसान हो जाएगा। ओके, ये पेज भी कौन सा आ गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू होगी जो nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल। तो आपकी दोनों की जो nth टर्म है वो इक्वल है, तो आपको वही निकालना है। यानी आपके जो nth टर्म क्या होती है an, इन दोनों की जो an है वो इक्वल है। तो बस अब निकाल दो कौन सी टर्म होगी। तो यहाँ पे पहला AP लिख लो। यहाँ पे जो फर्स्ट AP है, फर्स्ट AP क्या है आपका 63, 65, 67, 63, 65 एंड 67, 63, 65, 67। तो आपका ये एक AP है जहाँ पे A जो है आपका 63 है और D हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 विच इज 65 माइनस 63 इज 2। और आपको और सेकेंड AP कौन सा है, सेकेंड AP जो है आपका वो ये है 3, 10, 17, 3, 10, 17। ओके, सो A है आपका 3, D है आपका A2 माइनस A1 विच इज 10 माइनस 3 इज 7। ठीक है, तो आपका A है 3, D है 7। ओके, सो कौन सी वैल्यू AP की जो है दोनों की इक्वल होगी। ठीक है, सो ये आपके दोनों आंसर्स आ गए। सॉरी, आंसर कह रही हूँ, आपके ये दो चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली। अब आपको बोला कि ऐसी कौन सी n, मतलब इन दोनों की nth टर्म जो है वो इक्वल होगी, सो आपकी n की वैल्यू क्या होगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी ऐसी कौन सी टर्म होगी जो दोनों में इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, आपको n की वैल्यू तो बतानी है और बोला गया कि nth टर्म जो है आपकी इक्वल है। तो यहाँ पर ये दोनों जो n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n, ये दोनों सेम है, तो आपको वही वैल्यू निकालनी होगी कि ये जो दोनों में जो वैल्यू होगी ना वो सेम होगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाएगा, तो आप आराम से क्रैक कर लोगे। सो क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो nth टर्म है ऑफ बोथ AP, दोनों AP के nth टर्म ऑफ बोथ AP आर इक्वल। ठीक है, जो nth टर्म है दोनों APs की वो इक्वल है। सो यानी यहाँ पर भी आप an करोगे तो यहाँ पे भी अगर आप करो a प्लस n-1d इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। ये आपका फर्स्ट AP का है, ये आपका सेकेंड AP का है। ठीक है, अब आप यहाँ पे डालोगे तो a क्या है आपका 63 प्लस n-1, n ही आपको निकालना है, और d क्या है आपका 2, और यहाँ पर a है आपका 3 प्लस n-1, d है आपका 7। n तो दोनों में सेम होगा क्योंकि आपसे बोला गया nth टर्म आपकी सेम है, तो आपकी वो वैल्यू क्या है, तो आपकी n दोनों का सेम होगा। 63 प्लस 2n-2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n-7। 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 3 माइनस 7 क्या होता है आपका माइनस का 4। ठीक है, n वाली टर्म एक साथ लिया और नॉर्मल वाली टर्म एक साथ लिया तो 7n में ये 2n इधर आ जाएगा तो 7n माइनस 2n, और ये 61 इधर आ जाएगा, 61 प्लस 4 हो जाएगा तो ये जाएगा 65 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 5n। ये यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो विच इज 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। तो आपकी n की वैल्यू क्या आई 13। तो आपकी जो n की वैल्यू आई है वो 13 आई है, यानी जो आपकी 13th टर्म है AP की दोनों की वो इक्वल है। सो वी कैन से दैट जो 13th टर्म है ऑफ बोथ APs आर इक्वल। ठीक है, सो दोनों टर्म जो है AP की 13th टर्म वो इक्वल है। ओके, सो मैंने अभी तक आंसर्स चेक नहीं करे हैं, मैंने आपको करा तो दिया, मैं एक बार आंसर और चेक कर लेती हूँ। ठीक है, आंसर चेक करना भी वैसे इंपॉर्टेंट है ना, कहीं कोई गलती मेरे से हो गई तो आपको अगर पता नहीं चला तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अगर आंसर चेक करूँ, हमने आज स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग 11th क्वेश्चन से। ठीक है, 11th क्वेश्चन में आपका जो आंसर आ रहा है वो 65 आ रहा है। 11th में हमारा आंसर भी 65 आ रहा है, और फिर 12th है 100, 128 और 60। सो इधर आंसर आपका 100 आ ही रहा था, इधर 128 आ रहा था, उधर भी 60 आ रहा है, 13 और इधर भी। हाँ, तो देखो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो क्वेश्चन आप सही करोगे ना तो आपका आंसर भी सही आता है। मैं चेक नहीं कर रही थी, मुझे लगा था कि आंसर सही ही आते हैं, तो बट मैंने एक बार सोचा कि नहीं, चेक कर लेना चाहिए, क्या पता कभी कोई गलती हो गई हो तो कैसे पता चलेगा जब तक आंसर नहीं चेक करेंगे तो। ठीक है, सो वैसे तो है ना ये क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि मतलब बार बार चेक करने का मन ही नहीं करता कि यार क्या बार बार चेक करना, वही सब सेम चीज़ें हैं। तो हाँ, इस AP वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था ये काफ़ी आसान चैप्टर होता है, इसमें इतना आंसर्स गलत नहीं आते हैं रियली में तो बताऊँ तो। ठीक है, सो आपका जनरली आंसर सही आता है इस चैप्टर में। ठीक है, सो लास्ट नहीं है तो क्वेश्चंस हैं आपके। सो 16 क्वेश्चन से देखते हैं। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब देखो इसमें भी आपको सब चीज़ दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, सेवंथ टर्म, जो आपको चीज़ें गिवन है बस आपको उसको यूज़ करना है, अप्लाई करना है, आपको चीज़ें और मिलती जाएगी और आपको कनेक्शन दिख जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है आपका, थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म यानी A3 इज 16, और क्या चीज़ें दी हुई है, सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी सेवंथ टर्म में से अगर आप फिफ्थ टर्म निकाल दो तो आपका 12 है, यानी और आपको निकालना क्या है, आपको AP बनाना है वो। ठीक है, आपको AP बनाना है, तो आपको AP बनाने के लिए क्या हो, दो चीज़ें होनी चाहिए, A और D। आपको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और आपको कॉमन डिफरेंस क्या है वो भी पता होना चाहिए, तो उससे आपको AP बना सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लोगे तो AP के लिए क्या चाहिए आपको, A और D। ओके, सो A3 आपको दिया हुआ 16 और ये दिया हुआ है, तो देखो इससे दोनों से इक्वेशन बनाओगे ना तो आपकी दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो जाएगी। A3 को क्या लिखोगे आप, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में क्या बोला है,
A7 माइनस A5, इसको यहाँ कर रही हूँ। A7 क्या होता है आपका A+6D माइनस A5 क्या होता है आपका A+4D, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12। तो ये क्या हो जाएगा A+6D माइनस A-4D इज इक्वल्स टू 12। A से A कैंसिल हो जाएगा तो 6 माइनस 4 इज 2D इज इक्वल्स टू 12। तो आपका D की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है, आपके D की वैल्यू 6 आ जाएगी, यहाँ पर ही 6 आ गई। तो अब आप इसको पुट करोगे, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आप डालोगे A+2D6 इज इक्वल्स टू 16। सो A+2 6 इज इक्वल्स टू 16। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस 12 इज 4। आपका A4 आ गया, D6 आ गया। अब आप AP बना सकते हो। सो अब द रिक्वायर्ड AP इज क्या है आपका A विच इज 4, फिर आपका D प्लस करते जाओगे 4 + 6 इज, मतलब जैसे आप इसमें प्लस करते जाओगे ना, ये हटाओ मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। सो आपका रिक्वायर्ड AP इज पहले तो 4, फिर आपका इसमें ये प्लस करोगे 10, फिर 10 + 6 इज 16, फिर 6 ऐड करोगे तो 22, फिर 28 एंड देन ये आपका AP बन जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यही आएगा। तो द रिक्वायर्ड AP हमने निकाल दिया। मेन चीज़ तो आपकी यही था, A और D आपका सही फाइंड कर लोगे तो AP तो आप बना ही लोगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। सो हमारा ये वाला पार्ट तो हो ही गया है सारा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। देखो फिर से वही लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन, इसके जैसे सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं एक बार बताती हूँ, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन था हमारा, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो आपके लास्ट टर्म में से आपको 11th टर्म निकालना था यहाँ पर। और सेम हमने जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो आपको रिवर्स करके कराया था कि फॉर एग्जांपल अगर आपको AP ये दे रखा है और आपको पीछे से 11वीं टर्म निकालनी है तो हमने AP ही उल्टा कर दिया था, जो कि सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है ऐसे इस क्वेश्चन को डील करने का। जो बेस्ट मेथड है आपका इसमें रिवर्स ऑर्डर वाला है। तो रिवर्स ऑर्डर वाले मेथड से ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको इसमें, जो ये वाला है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP का फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो हम AP ही उल्टा कर देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर निकालना है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। सो AP के आपका 3, 8, 13 और लास्ट में 253, 3, 8, 13 और 253। सो आपका जो AP है 3, 8, 13 और 253, और हमारे को करना है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। तो हमारे को फाइंड करना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है, मैंने लिख लिया। ओके, सो AP आपको यहाँ पर ये दे रखा है। तो हमारा जो यहाँ पर पहले सबसे पहले जो इस AP में चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। तो A आपका 3 है, D क्या है आपका A2 माइनस A1 विच इज़ 8 माइनस 3 5, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो AN दे रखा है वो 253 है। जब आप AP को उल्टा कर देते हो सो आपका व्हेन वी रिवर्स द AP, अब आप जब AP को उल्टा कर दोगे, व्हेन वी रिवर्स द AP, then we get the following values, जब हम AP को रिवर्स कर देंगे तो हमारे को क्या क्या वैल्यूज मिलेगी। पहला, जब आप देखो मैं यहाँ पर अभी वैल्यू लिखने से पहले आपको समझाती हूँ कि कैसे आपका ये वैल्यू मिलेगी। देखो तो जब हमारी AP है ये वाली, यहीं पे समझ लेते हैं, अभी ये जस्ट समझा रही हूँ, बाकी मैं ये मिटा दूंगी, ठीक है। तो आपका जो AP है वो है 3, 8, 13 से टिल 253। तो 253 से जो पहले वाली टर्म होगी वो कौन सी होगी, तो इसमें 5 ऐड करते जा रहे हैं, तो अगर इसमें से 5 माइनस कर दोगे
तो 253 में से आप अगर आप 5 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 248, ठीक है। तो 248 जो होगी इससे पहले वाली टर्म होगी। फिर 248 से पहले वाली टर्म कौन सी होगी, तो 248 में से आप -5 कर दोगे तो आपका 5 6 7 8 243 जो होगी आपकी उससे पहले वाली टर्म होगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप जो एपी बना सकते हो। अब जब हम एपी को उल्टा कर देंगे तो 253 पहले आ जाएगा, फिर 248, फिर 243 टिल एंड में क्या आ जाएगा 13 8 और 3। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट टर्म थी, जो यहाँ पे पहले आपकी जो लास्ट टर्म थी वो आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी विच इज 253। फिर जो आपका डी होता है वो डी का साइन चेंज हो जाता है, यानी आप यहाँ पर डी में +5 कर रहे थे, जब आप उल्टा लिख दोगे तो आप -5 कर रहे हो तो डी में साइन चेंज हो जाता है। और आपका जो लास्ट टर्म है ए एन वो आपकी फर्स्ट टर्म जो इधर थी 3 वो यहाँ पे आपकी लास्ट टर्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो ए और ए एन तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि जहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म हो जाएगी और जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, तो ये तो आप डायरेक्ट लिखोगे और डी में आप बस साइन चेंज कर दोगे, ठीक है। सो बस यही समझाना था मेरे को, वरना वैसे तो मैं डायरेक्ट ही लिख देती, बट अगर किसी को प्रॉब्लम होती कि समझने में कि ये कैसे कर दिया, फर्स्ट और लास्ट टर्म में तो समझने में प्रॉब्लम नहीं होती, बट डी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये साइन कैसे चेंज हो गया डी का, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको पूरा करके ही बता दिया। ओके, सो व्हेन वी रिवर्स द एपी देन वी गेट द फॉलोइंग वैल्यूज। क्या क्या, ए आपका 253, डी आपका -5 और ए एन आपका 3, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, 20th टर्म निकालनी है लास्ट से ही। अब हम लास्ट एपी ही कर रहे हैं, एपी को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो वही बात पड़ जाएगी। तो अब आपको एन की वैल्यू 20 दे रखा है और आपको A20 की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो आप आराम से निकाल दो। सो A20 क्या हो जाएगा आपका A + 19D, ठीक है। ए है आपका 253 + 19 विच इज डी आपका -5, तो ये हो जाएगा 253 - 19 5 से 95। तो आप ये माइनस करोगे तो 3 में से 5 गया 8, फिर बचा 4 9 10 11 12 13 14 5 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। 158 आपका आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, सो 158 इज योर आंसर, ठीक है। तो 158 आपका आंसर है। सो आप यहाँ पे लिखोगे सो द लास्ट सो द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी इज 158, ठीक है। तो ये आपका 158 आपका आंसर आ जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 डन। सो हमारा बच रहा है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। सबसे पहले क्वेश्चन समझो और क्वेश्चन में जो गिवन है ना उसी को ही सॉल्व करो। गिवन से ही आपका जो पूछा जा रहा है वो आपका बन जाएगा खुद ही, ठीक है। जो क्वेश्चन में बस बोला गया है बस उसको करते रहो, सॉल्व करो। जो क्वेश्चन में दिया है उसको गिवन है जो सॉल्व करो और आपका जो भी आपको निकालना है वो आपको खुद ब खुद बन जाएगा। क्या बोला, सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो सम ऑफ 4th और 8th, तो सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज 24 और आपका 6th और 10th इज 44। 6th और 10th इज 44। आपको फाइंड करना था फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो फर्स्ट 3 टर्म यानी आपको एपी ही बनाना है। ओके, सो आपको अगर आप यहाँ पर, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और आप यहाँ पे लिखोगे क्या कि A4 को आप क्या लिखोगे A + 3D। A8 को क्या लिखते हैं हम A + 7D इज इक्वल्स टू 24। तो ये क्या हो जाएगा 2A 7 और 3 10 10D इज इक्वल्स टू 24। इसको आप डिवाइड करोगे 2 से तो छोटा हो जाएगा और ये डिवाइड द होल इक्वेशन from 2 on both sides, from 2 on both sides। तो ये क्या हो जाएगा आपका A + 2 5 = 10 A + 5D इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये आपका A + 5D इज इक्वल्स टू 10 12 आ गया। ओके, सो आपका जो देखो आप A6 को क्या लिखते हो, वैसे
तो इसका दूसरा तरीका मेरे को देखो साफ साफ दिख रहा है। आपका जो a+5d होता है वो आपका 6th टर्म बनती है a6, तो यहाँ पे जो a6 है वो आप यहाँ पे 12 डाल दोगे तो आपकी यहाँ से 10th टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी 10th टर्म आ गई, 6th टर्म आ गई, तो आप इससे भी सॉल्व करके ए और डी निकाल सकते हो। तो हम ये वाला तरीका नहीं करेंगे, ये तो मैंने जस्ट समझा दिया कि ये देखो आपको सामने बन रहा था। ठीक है, अब आप a6 और a10 बोला गया था, तो आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो a+5d, a10 इज a+9d इज इक्वल्स टू 44। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे लिखोगे तो 2a+9 और 5 14 इज इक्वल्स टू 44। अब इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड द होल इक्वेशन फ्रॉम 2 ऑन बोथ साइड्स, मतलब आप 2 से डिवाइड करोगे दोनों इक्वेशन को, दोनों साइड से, तो क्या आ जाएगा a+7d इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बनी। तो आपको a+7d पता है, a8 होता है। ठीक है, a6 पता है, a8 पता है, a10 पता है, बाकी आप निकाल सकते हो, बट यहाँ से भी आपके दोनों इक्वेशन बनी रही है। तो a+5d इज इक्वल्स टू 12। मैं अगर यहाँ पे कर दूँ a+, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिवाइडिंग द इक्वेशन विच इज सेकेंड माइनस फर्स्ट। आप सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा a+7d इज इक्वल्स टू 22, माइनस करोगे आप a+5d इज इक्वल्स टू 12, माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे सबके, आप काट दोगे, 7 - 5 इज 2d एंड 22 - 12 इज 2 1, ये 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, 2d इज इक्वल्स टू 10, तो d की वैल्यू 5। ठीक है, d की वैल्यू 5 आपका आंसर आ जाता है, और आप इसको पुट करोगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d ही लिख दिया मैंने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर, कौन से वाली इक्वेशन में डालोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर किसी में भी डाल लो, फर्स्ट में डाल लेते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, सो आपका जो आंसर आएगा वो होगा a+5d इज इक्वल्स टू 12, आपको दिया हुआ है a+5d की वैल्यू है 5 खुद ही 12, तो a+5 5 25 इज इक्वल्स टू 12। सो आपका a नेगेटिव आएगा, 12 - 25, तो 12 - 25 विच इज माइनस का 5 में से 2 गया 3 एंड 2 में से गया 1, तो माइनस का 13 आएगा a। ठीक है, तो आपको फाइंड करनी थी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। सो a आपका माइनस का 13 आया, और अगर मैं a2 करूं तो विच इज a+d, यानी माइनस का 13 प्लस का d विच इज 5, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 5 और 5 5 10 8। ठीक है, तो a3 क्या आ जाएगा, a2 में मैं अगर d को ऐड कर दूं यानी माइनस का 8 + 5 विच इज माइनस का 3, तो माइनस का 8 माइनस का 3 और माइनस का 13। सो आपके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, सो मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ, 13 8 3, तो आपका ये आ रहा है। सो आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला भी डन होता है। आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं एक बार, क्या बोला गया है, सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 rupees का each year. So in which year his income reached 7,000? तो आपको बताया हुआ है 1995 में उसने अपनी जब स्टार्ट करी होगी, तो ये ईयर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो आपको बोला फर्स्ट जो उसका AP का जो वैल्यू है वो 5,000 है, ये A दिया हुआ है आपको 5,000, और इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार 200 से, तो आपका D 200 दे रखा है। ठीक है, अब आपको बोला गया किस ईयर में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी, तो यानी आपको AN दे रखा है, आपको n निकालना है। क्या हार्ड है इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है। सो आप लिख लो यहाँ पर A इज 5,000, D इज 200
एंड आपका AN दे रखा है आपको 7,000, तो आपसे पूछा गया किस ईयर में उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब यहाँ तो डायरेक्ट लिखोगे कि वी नो दैट AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। AN दे रखा है आपको कितना 7,000, A प्लस यानी 5,000 प्लस N माइनस 1 विच इज ये, और D है आपका 200। ठीक है, तो 7,000 इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस N माइनस 1 विच इज 200 माइनस 200 N माइनस 200 इज इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा देखो 5,000 अगर इधर आएगा 7,000 के पास, तो ये तो बचेगा 2,000 सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 200 N माइनस का 200। ठीक है, तो 200 N यहीं पर रहेगा एज इट इज, ये प्लस का हो जाएगा 2,000 में, ये बच जाएगा 2200। तो आपकी N की वैल्यू क्या आएगी 2200 डिवाइड बाय 200, ये कट जाएगा एंड यहाँ पे 11 आएगा। तो N की वैल्यू क्या आ गई 11, यानी 11th ईयर में आपका जो इंक्रीमेंट वो जो सैलरी होगी उसकी वो 7,000 हो जाएगी। सो आप यहाँ पे लिखोगे सो इन 11th ईयर सैलरी $7,000। ठीक है, तो जो आपकी सैलरी होगी वो 7,000 रुपीज होगी इन द 11th ईयर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो कि राम काली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75। तो फिर से वही बात है, पहले फर्स्ट वीक में उसका वैल्यू दे रखी है A की 5 और हर बार उसकी जो सेविंग है 1.75 से इंक्रीज हो रही है, तो ये आपका D आ गया। सो इन द nth वीक में हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75। तो फाइंड एंड किस वीक में उसकी जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी। तो आपकी AN दे रखा है आपको यहाँ पर, तो आई थिंक ये भी कोई हार्ड तो होगा नहीं, आप खुद से भी कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी सारी इसमें A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 1.75। सो A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 1.75। A की वैल्यू 5, D की वैल्यू 1.75 और आपको बोला AN इज इक्वल्स टू 20.75। 20.75, तो आपसे N पूछा गया। ओके, सो हमको यहाँ पर भी पता है, फिर वैसे वही लाइन लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वी नो दैट AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। सो AN इज इक्वल्स टू 20.75 इज इक्वल्स टू A इज 5 प्लस N माइनस 1D है आपका 1.75। तो ये जाएगा 20.75 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1.75 N माइनस 1.75। ठीक है, तो 20.75 इज इक्वल्स टू 1.75 N एंड 5 माइनस 1.75 कितना होगा, 5 में से माइनस करोगे आप 1.75 को, जाएगा 10 में से 5 गया 5 और बचा 9, 7 8 9 और ये हो जाएगा आपका 4 में से 1 गया 3, तो 3.25। ठीक है, तो आपका 1.75 N एज इट इज़ और यहाँ पे 20.75 माइनस 3.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20.75 माइनस करोगे आप 3.25 को, तो ये हो जाएगा 17.5 इज इक्वल्स टू 1.75 N। यहाँ से आप N की वैल्यू निकाल लोगे, 17.5 अपॉन में 1.75 इज इक्वल्स टू N। ये कट जाएगा आपका, ये ऊपर देखो यहाँ नीचे 2 0 तो ऊपर 2 0 हो जाएंगे और नीचे 1 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 0 कट जाएगा। तो आपकी N की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके 10। ठीक है, तो आपकी जो क्या बोला गया था क्वेश्चन में, क्या पूछा गया था हमसे कि किस वीक में उसकी सेविंग ये होगी, तो आपके 10th वीक में सेविंग 20.75 होगी। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, so we can say that
हर सेविंग्स वुड बी क्या 20.75। ठीक है, तो आपका जो 10 है वो आपका आंसर है। तो यही इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चंस थे दोनों, मतलब सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। 20 क्वेश्चंस थे आपके इस एक्सरसाइज में। सो 20 के 20 मैंने आपको करा दिए। सो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ था तो क्या था? ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो आपका यही फॉर्मूला था कि सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में आना चाहिए कि ए एन क्या होता है, ए एन क्या होता है और आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हो। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स हमने इतनी सारी करी, तो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि हम जब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो उसमें ए एन को कैसे एनालाइज करते हैं कि ए एन क्या होता है, एन क्या होता है। ठीक है, सो आपका जो nth टर्म है इफ ए पी का, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि nth टर्म जो एपी का क्या होता है। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है करनी, वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा फॉर्मूला है वो तो है ही ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ही, इसको तो आप मतलब अच्छे से याद रखेंगे। सो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। हमने सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं। हाँ, तो हमारा एक्सरसाइज 5.2 इसी के साथ यहीं पर ही ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट में मैं अगर किसी को स्क्रीनशॉट तो क्या आपने पढ़ ही लिया होगा। सो अब इसको बंद करती हूँ। अगर हम इधर देखें, सो आपका यहाँ पे बोला गया था ये तो हमारा सब खत्म हो ही गया है। ठीक है, अगर हम ये सब देखें तो हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ही लिए हैं। एक बार जो हमने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक बार कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर यही था कि nth टर्म जो है एपी का वो क्या होता है। सो आई होप nth टर्म जो है एपी का वो तो आपको निकालना आता ही है कि क्या होता है। सो लेट अस कंसिडर द सिचुएशन अगेन गिवन इन सेक्शन। तो ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया था कि ये सब क्या होता है। आपका जो सेकेंड टर्म, ये जो हम लिखते हैं ना ये कि A10 क्या होता है, लाइक A10 को हम डायरेक्ट लिख देते हैं A प्लस 9D। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कैसे आया? तो ये इसी फॉर्मूले से ही आया, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D वाले फॉर्मूले से ही कि 10 को आप यहाँ पे पुट करोगे तो हमेशा ये एक कम ही हो जाता है। तो आप इसलिए जब भी लिखते हो कोई भी टर्म को तो वो A प्लस उसका एक कम करके लिखते हो। ठीक है, ये हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से आया था पहले। ठीक है, सो यहाँ पे लास्ट टर्म जो है वो एल से डिनोटेड होती है, ये तो आपको पता ही है। और जनरल टर्म एपी की एन होती है। जनरल टर्म यानी आपको कोई भी टर्म निकालनी हो तो आप एन जो आपकी जनरल टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 100th टर्म निकालनी है तो आपको एन की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो आप इसको ए 100 लिखोगे। अगर आप एन की वैल्यू 50 लिखोगे तो आपकी ये ए 50 आ जाएगी। ठीक है, तो कोई भी जो जनरल टर्म होती है वो ए एन के फॉर्म में होती है। ठीक है, सो आपका लास्ट टर्म तो होता है वो ए एन भी हो सकता है या वो एल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका क्लियर हो गया था। फिर हमने ये क्वेश्चंस एग्जांपल्स के डिस्कस किए थे। एंड ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको काफ़ी बार आता है पेपर में कि हमारे को पीछे से फाइंड आउट करनी है कि लास्ट टर्म पीछे से कौन सी होगी। तो जैसे मैंने बताया कि आपका जो बेस्ट मेथड होता है वो आपका रिवर्स ऑर्डर वाला ही होता है। अगर हम उस क्वेश्चन को करें कि कौन सा अगर आप मतलब मान लो कि अगर आप रिवर्स ऑर्डर नहीं करना चाहते और तब भी आप पीछे से निकालना चाहते हो कि पीछे से फॉर एग्जांपल यहाँ पर 11th टर्म पूछी थी, तो अगर आप सोचो कि पीछे से 11th टर्म कौन सी होगी, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपकी टोटल टर्म्स कितनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी टोटल टर्म्स जो है वो 20 है मान लो। ठीक है, आपने ये निकाले तो इस एपी में आपको सब कुछ पता है, ए पता है, डी पता है, ठीक है, आपको ए एन भी पता है, तो आप यहाँ से आराम से एन निकाल सकते हो। तो जब आपको n निकल जाएगा, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका n 20 आ गया, यानी आपकी जो टोटल टर्म्स है वो 20 है। अब आपको पीछे से 11th टर्म निकालनी है, तो अगर आप 20 में से 11th हटा दो तो आपका 9 आएगा, कि यानी आपकी जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 20th टर्म है, तो अगर आपने ये 11 टर्म हटा दी तो आपकी जो 9th टर्म होगी वो लास्ट से 12th टर्म होगी, क्योंकि इसके बाद जो है वो टोटल 11 टर्म है। तो इससे जो A9 से यानी ये जो 9 आया उसमें आप एक ऐड करोगे तो ये जो 8 10 आएगा वो आपके पीछे से 11th टर्म
होती है। ठीक है, तो इसमें आपका यही तरीका, यही मेथड फॉलो करा गया है कि अगर आपको 11th टर्म पीछे से निकाले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी। जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल जाएगी तो आप उसमें से 25 में से, जैसे फॉर एग्जाम्पल 25 आया है तो 25 में से आप 11 हटा दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 14th टर्म। ठीक है, 14 आएगा आपका आंसर। तो यानी 14th टर्म के बाद जितनी भी टर्म है वो टोटल आपके 11 टर्म्स है, क्योंकि 11 हटाए आपने तो 25 में से 11th टर्म 11 टर्म्स आप हटा दोगे तो जो 14th टर्म आएगी वो आपकी जो लास्ट की 11th नहीं, वो लास्ट की 12th टर्म होगी। तो आपको लास्ट की 11th टर्म चाहिए तो आप इसमें एक ऐड करते हो तो आपका जो A15 होगा वो आपका ये होगा लास्ट से 11th टर्म। ठीक है, तो A15 तो अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो फॉर्मूला से, जैसे कि ये हुआ है। ठीक है, बट ये जो मेथड होता है ना वो आपका लेंदी होता है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें स्टेप्स बढ़ जाते हैं कि मतलब पहले आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करो, फिर उसमें से माइनस करके ये फाइंड आउट करो कि कौन सी टर्म होगी, और फिर उससे सॉल्व करके A+n-D वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आता है। लेकिन अगर आप रिवर्स ऑर्डर करते हो ना यहीं पर तो आपके स्टेप्स छोटे हो जाते हैं, क्योंकि आपको अगर आप रिवर्स ऑर्डर करोगे तो आपको A और D सब कुछ पता चल जाएगा। तो बस आपका लास्ट में ये फॉर्मूला बचता है A+n-1D वाला। लेकिन इधर आप करोगे तो 2 बार आपको लगाना पड़ेगा A+n-1D वाला फॉर्मूला, फिर आपको नंबर ऑफ टर्म्स और वो सब आइडेंटिफाई करना होगा। बट यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा AP उल्टा करा और AP उल्टा करते हैं तो आपका A और D, जो A और लास्ट टर्म होती है वो इंटरचेंज हो जाता है और D आपका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, बाकी फिर आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे ही क्या, ये आपका ये कहाँ गया, हाँ, तो ये हम लास्ट में एक्सरसाइज में अब कल नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ AP क्या होता है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं वीडियो एंड कर देती हूँ आपकी।